क्या लालू परिवार की तरह मुलायम परिवार का भी हाल बिहार जैसा उत्तर प्रदेश में होने वाला है? इस सवाल का जवाब तलाशना भी इसलिए अहम बन जाता है क्योंकि 2025 में जो बिहार में चुनाव हुए, वहां पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्य रूप से चुनाव जो जिन कारणों की वजह से हारे, उनमें एक मुख्य कारण ये था कि उन पर आरोप लगे कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, उनका बड़ा भाई साथ छोड़ दिया, बहनें उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, पिता कहाँ है, आपने देखा कि वो बीमार रहते हैं, खुलकर मंच पर नहीं आ पाए, मां राबड़ी देवी पर आरोप लगे। तो जिस तरीके से ये परिवार मुसीबतों में फंसता चला गया, तो तेजस्वी पर आरोप लगे कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, वो क्या बिहार को संभाल लेगा? आज वही सवाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के भी सामने है। अपर्णा यादव लगातार बयानबाजी करती रहती हैं। अपर्णा यादव बीजेपी के साथ है, भले ही बीजेपी ने उन्हें पिछले कुछ समय से किसी भी चुनावी मैदान में ना उतारा हो, महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से उनकी बयानबाजी रहती है वो साफ दिखता है कि समाजवादी पार्टी विरोधी हैं, यानी समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं। और अपर्णा के समर्थन में उनके जो पति हैं प्रतीक यादव, जो अखिलेश के छोटे भाई हैं, वो भी समय समय पर सामने आते हैं। भले ही कोई बयानबाजी ना करे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब अपर्णा को महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद देने की चर्चा थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए प्रतीक भी जाते हैं। और एक समय था कि जब चाचा शिवपाल कह सकते हैं समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने कैसे नुकसान पहुंचाया था सपा को, ये सबने देखा। अब यही नज़ारे जो हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल देख रहे हैं, इन पर तमाम सवालात उठ रहे हैं कि भविष्य के नजरिए से क्या हालात रहेंगे। क्या अपर्णा यादव इसी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ी रहेंगी या अखिलेश यादव कैसे ना कैसे करके अपर्णा यादव को सपा में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि भविष्य के नजरिए से जो हाल लालू परिवार का बिहार की राजनीति में हुआ, वही हाल मुलायम परिवार का उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना हो। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। देखिए दीपक, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं और खासकर जो यादव परिवार है, सपा का प्रमुख कह सकते हैं कि वो परिवार रहा है आज तक, और यहाँ पर तमाम चेहरे आए, तमाम चेहरे गए, लेकिन बागडोर जो है वो यादव परिवार के हाथों में रही। लेकिन बड़ा सवाल अब उठकर ये आता है कि क्या जो परिवारवाद की परंपरा समाजवादी पार्टी में रही है, क्या उसका अब कह सकते हैं कि एक अलग दिशा और दशा तय करने का वक्त आ गया? क्योंकि अब तक देखा जा रहा था अपर्णा यादव जो बीजेपी में जाकर शामिल हो गई, और बीजेपी में जाकर शामिल होने के बाद भी सपा की तरफ जिस तरह से उनका झुकाव रहा, यानी कभी भी उन्होंने खुलकर कोई मुद्दे पे बात नहीं की, अपने परिवार के खिलाफ कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से जी राम जी जो मनरेगा का एक अपडेटेड वर्जन है उसको लेकर जिस तरह की बहस संसद में देखने को मिली, डिंपल यादव ने इसके ऊपर बात रखी, अखिलेश यादव ने इसके ऊपर बात रखी, यानी कि एक तरीके से इसका विरोध करते हुए नजर आए। अब उसके ऊपर कटाक्ष अपर्णा यादव ने कुछ इस तरह से किया है जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में राम जो है एक अपना स्थान रखते हैं, राम एक परंपरा का नाम है, राम एक जीने की पद्धति का नाम है। अगर भारत में राम के नाम पर जो है योजनाओं के नाम नहीं रखे जाएंगे तो क्या जो है अल्लाह के नाम पर इस तरह के नामों को रखा जाएगा? अब तक वो इन सब चीजों से बचती रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुलकर वो मैदान में आने को तैयार है, खुलकर वो अपने ही परिवार के खिलाफ अब मोर्चा कह सकते हैं साधने को तैयार है। क्योंकि मुझे ये वक्त याद है कि जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था, उस वक्त भी ऐसा सुनने को आया था कि बीजेपी ने लगातार ये बात कही कि अपर्णा जी आप मैनपुरी चुनाव लड़िए, अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़िए। लेकिन अपर्णा ने कई मीटिंग के बाद भी इस बात को नहीं माना और यहां तक कहा कि मैं भले ही पॉलिटिकल तौर पर अलग हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो अब जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही है, तो क्या ऐसा माना जाए कि उत्तर प्रदेश में अब कोई बड़ा खेल यहां पर होने को तैयार है? जिस तरह सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव और डिंपल यादव के ऊपर कह सकते हैं प्रहार किया है कि भाई जिस तरह से आप योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, नाम का विरोध कर रहे हैं, उससे तो ये प्रतीत होता है कि आप एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातों को कर रहे हैं। क्योंकि राम जी का नाम अगर देखा जाए तो भारत में पूरी शिद्दत अदब से लिया जाता है। भारत की परंपरा और तमाम जो कह सकते हैं कि उनको मानने वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि राम जी के नाम पर इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं रखी जाएं, करी जाएं, और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों के बीच में जो कह सकते हैं कि बयानबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दीपक, देखना यह होगा कि ये बयानबाजी आखिर किस हद तक जाएगी, क्या इसमें कुछ और नाम जुड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सपा खेमे से कुछ लोग टूटकर बीजेपी खेमे की तरफ जा सकते हैं। और जिस तरह खुलकर अब अपर्णा यादव ने बयानबाजी शुरू करी है, तो क्या ये माना जाए कि अब उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है? जी बिल्कुल साफ है, अपर्णा यादव क्या
अपने जो फैसले ले रही हैं, क्या वो बीजेपी विचारधारा पूरी तरीके से रंग गई है उसमें ही? जिस तरीके से उनकी बयानबाजी नज़र आ रही है, क्या यही कारण है? क्योंकि देखिए सपा में टिकट मिलना ना मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर विचारों की लड़ाई है तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी कभी सपा में वापसी के लिए अपर्णा यादव सोचेंगी। क्योंकि अगर रही बात टिकट की तो आज नहीं मिलेगा तो हो सकता है कल मिल जाए, कल नहीं मिले तो आगे भविष्य में कभी मिल जाए, क्योंकि इंतजार पार्टी कराएगी तो उसका जो सब्र का फल है वो मीठा भी रहेगा। अब चाचा शिवपाल की बात कर ले, जब एक समय नाराज हुए, चले गए, पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली, वापसी करी, तो आज उनका बेटा सांसद और वो खुद विधायक है और पार्टी में महासचिव के पद पर भी हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाली होती है। लेकिन अब भविष्य में अगर सर कभी अपर्णा यादव को अखिलेश सपा में लाने पे सोचेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बिहार में देखा, भले ही ये रहा हो कि नीतीश ने वहां काम अच्छा किया है, एनडीए सरकार ने जो वादे किए, चिराग पासवान का साथ रहना, कई फैक्टर बने उनकी जीत के, लेकिन एक परिवारवाद और जो आपसी कलह थी वो ज्यादा ऐसा लगा कि मीडिया ने उसी पर ज्यादा फोकस किया कि तेज प्रताप तेजस्वी में कौन बाजी मारेगा। तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए। तो भविष्य में हो सकता है कि एजेंडा सेटिंग के तहत बीजेपी भी ऐसा कुछ नैरेटिव चलाए कि अपर्णा कैसे अखिलेश को घेरेंगी, कैसे क्या होगा, तो वो सारी चीजें दिख सकती। देखिए बिल्कुल दीपक, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब आप परिवार के बीच में इस तरह की प्रतिस्पर्धा देखते हैं, जब तेजस्वी और तेज एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, तो बिल्कुल इस तरह की बातें सामने आएंगी कि भाई एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ। और जो शुरू में आपने शब्द यूज किया कि जब आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे तो प्रदेश क्या संभालेंगे, ये कटु सत्य है, लेकिन सत्य है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और वही सब निकलकर सामने आता है कि जब एक तरफ ऐसा लगा कि माहौल जो है तेजस्वी के समर्थन में या पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही तेज प्रताप यादव अपने अलग पार्टी का अनाउंसमेंट करते हैं, रोहिणी कुछ और बयानबाजी करती है, तो ऐसा लगा कि परिवार जो है वो खेमों में बंटता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब रिजल्ट सामने आता है तो वाकई ये सिद्ध हो जाता है कि जनता भी देखती है कि भाई जब आप अपने परिवार में आपका कोई तालमेल नहीं है, परिवार में जब आपकी जो कह सकते हैं एकजुटता नहीं है, तो प्रदेश को आप कैसे संभालोगे। कुछ ऐसा ही हशर क्या अब यूपी में भी देखने को मिलेगा, सपा में भी देखने को मिलेगा, खासकर यादव परिवार जो है उनके अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से अब खुले तौर पर अपर्णा यादव ने अपने बाकी सुर हालांकि पहले दिखाकर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जिस तरह से अब जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि अब वो इस मूड में नहीं है कि डिफेंसिव राजनीति करेंगे, बल्कि अब वो इस मूड में है कि पूरी आक्रामकता के साथ में वो बयानबाजी करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि अगर राम जी के नाम पर योजनाएं नहीं बनेंगी तो क्या अल्लाह के नाम पर योजनाएं बनेंगी, और क्या मुस्लिम जो धर्मगुरु उनके नाम पर योजनाएं बनेंगी। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने एक धर्म विशेष को भी टारगेट किया और साथ में जो उसके हितैषी रहे लोग उनको भी टारगेट कर दिया कि आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हो, सिर्फ एक वर्ग को खुश करने का प्रयास कर रहे हो। तो जाहिर बात है कि बीजेपी भी शायद अब ये चाहेगी कि अपर्णा यादव खुलकर बोले, और अगर उनके बोलने से पार्टी को फायदा मिलेगा तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में वो अपना और ज्यादा आक्रामक रुख दिखाती हुई नजर आएंगी। और ये भी हो सकता है दीपक कि अब तक जिन सीटों पर चुनाव लड़ने से अपर्णा यादव बचती रही हैं, अब हो सकता है खुलकर उनके ऊपर अगर उनको टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं, बल्कि मजबूती के शायद हो सकता है चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, अखिलेश यादव भले ही इस मुद्दे पर चुप हों और बिहार में जब वहां पर विपक्ष हारा, लालू परिवार हारा, आरजेडी हारी, गठबंधन हारा, तो अखिलेश ने भले ही ये कह दिया हो कि वहां पैसे बांटकर महिला वोटरों को अपने पाले में लिया गया, लेकिन शायद इस कड़वी सच्चाई से वह भी मुंह नहीं मोड़ेंगे कि वहां पर परिवार में क्या कलह थी। तो ये चीज अखिलेश नहीं भूले होंगे। हो सकता है अंदर ही अंदर कोई चर्चा चल रही हो, और अगर नहीं चल रही तो इस पर जरूरी है कि विचार विमर्श किया जाए। चाचा शिवपाल संघ, जिम्पल यादव संघ, परिवार के वरिष्ठ जनों संघ इस मुद्दे पर बात की जाए कि कैसे ना कैसे करके अपर्णा को अपने साथ लाया जाए, क्योंकि बीजेपी को दिख रहा है कि अपर्णा यादव बयानबाजी अच्छा कर रही है। स्मृति ईरानी जब लोकसभा चुनाव अमेठी से हारी राहुल गांधी के खिलाफ, तब भी ये खबरें छपी थी कि अपर्णा यादव हो सकता है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में वो महिला चेहरा बने जो बीजेपी स्मृति ईरानी को बना रही थी। उनकी हार के बाद निराशा भले ही हाथ लगी, लेकिन अब अपर्णा में शायद वो खूबी नजर आ रही है और वही जो है आगे बढ़कर यहाँ पर अपना फैसला बदल सकते। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल जाते जाते देना चाहूंगा कि भले ही हमने बिहार में देखा कि लालू परिवार की कलह की वजह से नुकसान तो हुआ ही, लेकिन दूसरी तरफ हमने झारखंड का भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि वहां पर भी हेमंत के खिलाफ उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन चली गई, वो बीजेपी में शामिल हो गई। उनके जो राजनीतिक चंपई चाचा है वो भी चले गए बीजेपी में, उसके बावजूद हेमंत चुनाव जीते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव भी है, लेकिन क्या वही काबिलियत यहां अखिलेश दिखा पाएंगे? हेमंत के पास पॉजिटिव फायदा यह था कि वो तब मुख्यमंत्री थे, जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर उन्होंने जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। फिलहाल देखते हैं कि अपर्णा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी क्या फैसला लेती है, और अपर्णा के खिलाफ लड़ने या उनको पाले में लाने के लिए अखिलेश क्या रणनीति बनाते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।